जो बोहर्स का एप्लीकेशन है, रेडियस हमें ऑर्बिट्स की कैलकुलेट करना है। तो दो एप्लीकेशंस हम इसको मान सकते हैं, एक हमारा एनर्जी का और एक हमारा रेडियस का। तो अगर हम रेडियस की बात करते हैं, तो रेडियस क्या होती है कि सेंटर से सर्कमफेरेंस तक का डिस्टेंस, है ना। तो ये हमारी रेडियस है। अब बोहर ने क्या कहा कि ये एक ऑर्बिट है जिसमें इलेक्ट्रॉन हमारा रिवॉल्व कर रहा है, ये हमारा इलेक्ट्रॉन है। ये डिस्टेंस आर है, ये न्यूक्लियस है, क्योंकि न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज होता है इसलिए इसको प्लस जेड ई कह दिया। जेड यहाँ पे प्रोटॉन्स है, 2 प्रोटॉन है तो 2 + 2 चार्ज, 3 प्रोटॉन से +3 चार्ज, है ना। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है। इसका मास m है और ये रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द न्यूक्लियस विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, जिसको हम v कह रहे हैं। ओके, नाउ वी आर स्टार्टिंग आवर डेरिवेशन। तो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, क्यों कर रहा है? क्योंकि सेंटर पे कुछ पॉजिटिव चार्ज है तो अट्रैक्शन है, तो वो घूम रहा है अपने फोर्स से। बट घूमते घूमते, जैसे आप अगर किसी स्टोन को घुमाओगे तो उसकी क्या टेंडेंसी होती है, थोड़ा बाहर को जाने की, है ना। बाहर को जाने की उसकी टेंडेंसी होती है कि आप उसको घुमा रहे हो तो वो बार बार ऐसे बाहर जाने की कोशिश करेगा। वो क्या है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो ये दोनों फोर्स एक साथ लग रही है, इसलिए हम यहाँ पे जो स्टार्ट करते हैं वो करते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो कि न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में। इट इज नेगेटिव ऑफ एफ सी, जो कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब यहाँ नेगेटिव का क्या मतलब है या क्यों लगाया? नेगेटिव इसलिए लगाया कि ये दोनों फोर्स ऑपोजिट नेचर के हैं। ये अट्रैक्शन वाली फोर्स है, ये बाहर की तरफ फोर्स लग रही है, तो ये दोनों ऑपोजिट। ठीक है, तो ये हमारी क्या हो गई, ये इक्वेशन 1 हो गई। अब हम क्या करेंगे कि आपको पता है फोर्स किसके बराबर होता है? प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, है ना, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। तो यहाँ पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो किसके बराबर होगा? एफ ए विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन का चार्ज, जो कि नेगेटिव है, प्रोटॉन का चार्ज जो कि प्लस जेड ई है, अपॉन आर स्क्वायर। अब जब ये प्रोपोर्शनैलिटी हटेगा तो आपको पता है एक कांस्टेंट आएगा। वो कांस्टेंट क्या है? वो कांस्टेंट है एप्सिलॉन। क्या है? 4 पाई एप्सिलॉन। ये आपका कांस्टेंट है जो कि 1/4 पाई एप्सिलॉन। ठीक है, तो अब मैं इसको क्या लिख सकती हूँ? -ZD² अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन आर स्क्वायर। ये हमारी इक्वेशन बन गई। तो इसमें हमें एफ ए की वैल्यू मिल गई। अब हम क्या चाहते हैं कि हमें एफ सी की वैल्यू मिल जाए। ठीक है, एफ सी की वैल्यू क्या होगी? अच्छा, यहाँ पे जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है उसकी वैल्यू क्या है? उसकी वैल्यू है वैक्यूम 8.8 इंटू 10⁻⁻12 कूलम्स स्क्वायर न्यूटन पर मीटर, मतलब पर न्यूटन और पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, कूलम्ब है चार्ज की यूनिट, मीटर डिस्टेंस की यूनिट, क्योंकि यहाँ आर भी था। बट अगर आप जेड देखो तो जेड तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, तो ये तो यूनिट लेस होता है ना। अब एफ सी जो है, एफ सी किसके बराबर होगा? mv² अपॉन आर। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। नाउ हमने क्या लिखा था? एफ ए इक्वल्स टू माइनस ऑफ एफ सी। एफ ए की भी वैल्यू मिल गई है हमें यहाँ से, एफ सी की भी मिल गई है, दोनों को इक्वेट कर देते हैं। तो जैसे ही आप इन दोनों को इक्वेट करोगे, ZD² अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर mv² अपॉन आर। यहाँ से आप mv² की वैल्यू निकालोगे तो एक आर से एक आर तो कैंसिल हो गया यहाँ, तो यहाँ पे सिर्फ एक आर बचता है। mv² की वैल्यू क्या हो जाएगी? -ZD² अपॉन 4 पाई। अच्छा, यहाँ माइनस है ना, ये भी माइनस है, तो ये माइनस से माइनस भी कैंसिल हो गया। तो क्या हो गया? ZD² अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ये हमें mv² की वैल्यू मिल गई। ओके, अब एक इक्वेशन आपको याद है जिसमें हमने बोला था एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल्स टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ NH अपॉन 2 पाई, जो बोहर का पोस्टुलेट था। अब यहाँ से हमें किसकी वैल्यू चाहिए? mv। यहाँ से हमें v की वैल्यू चाहिए। अब वो क्यों चाहिए? हम ऐसा इसीलिए कर रहे हैं कि हम इस इक्वेशन से ना
चाहते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड पे भी हमें एम वी स्क्वायर वाला टर्म मिल जाए। तो क्या होगा, एम वी स्क्वायर और एम वी स्क्वायर इक्वल हो जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड बराबर हो जाएंगे। राइट हैंड साइड बराबर होंगे तो रेडियस हमारी आ जाएगी। तो अब हम इसको कुछ इस तरीके से अरेंज करेंगे जिससे आपको जो एम वी आर इक्वल्स टू एन एच अपॉन टू पाई था, उससे आपने v की वैल्यू निकाली तो क्या हो जाएगा, एन एच अपॉन टू पाई एम आर। ये हो गया। अब आप इसका स्क्वायर कर दोगे, स्क्वायर करोगे यहाँ भी स्क्वायर हो जाएगा, इस पूरे का स्क्वायर हो जाएगा, इस पूरे का स्क्वायर होगा तो एन स्क्वायर एच स्क्वायर एम स्क्वायर आर स्क्वायर पाई स्क्वायर, और टू का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4। ठीक है, तो अब मैं यहीं पर कर रही हूँ, आप इसको अलग से लिखना। स्क्वायर हो गया। अब आप क्या करोगे, इसमें मल्टीप्लाई कर दोगे, मल्टीप्लाई बाय एम। तो अब क्या हो जाएगा, ये एम वी स्क्वायर मिल गया, एम वी स्क्वायर मिल गया, और ये सेम रहेगा 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर आर स्क्वायर। अब हमारे पास क्या हो गई, दो दो चीजें, एक ये वाला एम वी स्क्वायर हो गया, और जो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एन एच अपॉन टू पाई से निकाला उसका भी एम वी स्क्वायर हो गया। ठीक है, जो ये है। अब हम इसको और इसको इक्वेट कर देंगे। जब लेफ्ट हैंड साइड बराबर होता है ना, तो राइट हैंड साइड ऑटोमेटिकली बराबर हो जाता है। तो क्या हो जाएगा, ये वाला वैल्यू जेड स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर इज इक्वल्स टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर आर स्क्वायर। ठीक है, अब हम देखते हैं इससे क्या क्या कैंसिल होगा। और तो देखो, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया, एक आर से एक आर कैंसिल हो गया। अब हमें यहाँ पर एक आर बचता है, तो इस आर को मैं इधर ले जाती हूँ। ठीक है, मैं इस आर को उधर ले गई, तो अब इधर क्या क्या बचता है, एन स्क्वायर एच स्क्वायर एम स्क्वायर, ये उधर गया, तो जेड स्क्वायर नीचे आ गया। यहाँ पाई स्क्वायर था, यहाँ पाई था, तो यहाँ पर एक पाई भी बचेगा। एप्सिलॉन नॉट आर था, तो यहाँ एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। तो अब अपन मैच करते हैं अपनी वैल्यू सही आई है कि नहीं। तो देखो, यहाँ आर इक्वल्स टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट जेड स्क्वायर एम स्क्वायर होगा, यहाँ पर इन्होंने गलत लिखा है, और पाई और जेड स्क्वायर। तो ये हमारी रेडियस की वैल्यू आई। ओके, तो ये जो डेरिवेशन किया हमने वो ये वैल्यू निकालने के लिए किया। अब आप इसमें एक चीज देखो, आर वाला जो टर्म है इसमें एन एप्सिलॉन नॉट एच स्क्वायर, इसमें से ये दोनों चीजें कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, मास कांस्टेंट है, जेड स्क्वायर कांस्टेंट है, ये पूरी चीजें कांस्टेंट है। तो अगर मैं बोलूं कि आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर, तो ये सही होगा। हाँ, ये सही होगा, है ना। जैसे जैसे आप आउटर वाले शेल में जाओगे एन की वैल्यू बढ़ेगी, रेडियस भी बढ़ेगी। ओके, अब इस कांस्टेंट की वैल्यू जब आप रखोगे और सॉल्व करोगे तो आर की वैल्यू आपकी हो जाएगी, देखो एन स्क्वायर अगर आप फर्स्ट ऑर्बिट के लिए कैलकुलेट करें तो एन की वैल्यू 1 है ना, एच की वैल्यू 8.8 इंटू 10 to the power -12, एच की वैल्यू सॉरी 6.6 इंटू 10 to the power -34, ये एच हो गया हमारा, और एप्सिलॉन की वैल्यू 8.8, और ये पाई की वैल्यू 3.14, मास होता है इलेक्ट्रॉन का 9.1 इंटू 10 to the power -31, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज की वैल्यू ये। जब आप ये पूरी चीजें सॉल्व करोगे तो आपका रेडियस का फॉर्मूला आता है 53 n² पिकोमीटर। तो यही है जो आपका न्यूमेरिकल्स में यूज होगा। ठीक है, तो ये हमारा था रेडियस का डेरिवेशन। ये समझ आया। यस मैम। मैम जैसे मैंने प्रीवियस ईयर में देखा, उसमें हम्म, जैसे बोला है कि थर्ड ऑर्बिट का रेडियस निकालो बोहर थ्योरी के अकॉर्डिंग, तो यही वाला फॉर्मूला लगाएंगे ना उसमें। बिल्कुल। थर्ड ऑर्बिट का निकालना है, 3 का स्क्वायर आर इक्वल्स टू 9, इसको सॉल्व कर दोगे पिकोमीटर में आ जाएगा, है ना।
मतलब 1 2 3, मतलब कि जो भी नंबर हमें दिया हो सिर्फ वो n की जगह पुट करना है हाँ, और फॉर्मूला यही वाला एन क्या लगाना है। है? एन इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर या शेल नंबर। शेल नंबर है, देखो यहाँ दिया है, ये न्यूक्लियस से ये फर्स्ट शेल है तो एन इक्वल्स टू 1 है। ये दूसरा शेल है तो एन इक्वल्स टू 2 है। ये थर्ड शेल है तो एन इक्वल्स टू 3 है ना। ओके मैम। हाँ, अब अपन आते हैं मैम एनर्जी। वैसे पीवाईक्यूज में ऐसा डेरिवेशन वाला तो मुझे क्वेश्चन नहीं दिखा आई थिंक। नहीं दिखा, बट कभी कभी आपको 1 मार्क्स में और इवन इन जो 5 मार्क्स का होता है, 1 मार्क्स का तो आपको आता नहीं है, 2 मार्क्स में क्या बोलते हैं कि रेडियस का फॉर्मूला लिखो और उसके बाद ये सारी वैल्यूज आपको पुट करके उनको दिखानी पड़ती है कि एच की वैल्यू ये है, एप्सिलॉन की वैल्यू ये है, पाई की वैल्यू ये है। तो ये क्वेश्चन, मैम वॉइस आपकी बिल्कुल लो आ रही है। मैं कह रही हूँ कि जो 2 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं ना, उसमें आर की वैल्यू आपकी पूछी जाती है कि आप फॉर्मूला लिखो आर का, रेडियस का, और उसमें ये वैल्यूज पुट करके दिखाओ। तो ऐसा क्वेश्चन आता है, क्योंकि मैंने देखा है इसलिए मैं बता रही हूँ कि डेरिवेशन कभी कभी आपको पूछ लिया जाता है। ओके, और है बड़ा आसान, आसान है ना। यस मैम, इजी है, आ गया समझ। हाँ। तो मैम अ, एनर्जी वाला भी ऐसे करना होगा हाँ, डेरिवेशन? नहीं, एनर्जी का डेरिवेशन नहीं पूछा जाता है, बट फिर भी एक बार देख लो। तो देखो, एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन की है वो क्या है? टोटल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी के बराबर मैम होती एक्चुअली मतलब अगर डेरिवेशन नहीं आता है ना तो आप ऐसे ही मतलब ब्रीफ में बता दो, क्योंकि आपके पास भी कम टाइम है और फिर डेरिवेशन तो नहीं जरूरी है ना अभी। है। हाँ हाँ, लेकिन देखो कभी कभी अगर आ गया तो फिर बनना चाहिए, इसलिए मैं बस ऊपर ऊपर से बता रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि एनर्जी की अगर बात होगी तो टोटल एनर्जी जो होती है वो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के बराबर होती है। आपको पोटेंशियल एनर्जी पता है क्या होती है? पोटेंशियल एनर्जी इज इंटीग्रेशन ऑफ FADR। ठीक है, आर से इंफिनिटी तक ले जाना है हमें। पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन आती है कभी कभी, व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी इज नथिंग बट इट इज एनर्जी और वर्क बराबर होते हैं। तो इट इज द वर्क, तो कि आर रेडियस से इंफिनिटी डिस्टेंस तक ले जाने में काम किया जा रहा है, किसको? इलेक्ट्रॉन को ले जाने में, वो हमारी पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला इंटीग्रेशन ऑफ FADR होता है। FA की वैल्यू आपको पता है, आपने ऊपर निकाली थी, ZE² 4πε0 R²। उसका इंटीग्रेशन करोगे तो लास्ट में आपको ये वैल्यू मिलेगी। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आपको पता है। हाँ, potential energy is the work needed to take electron from R to infinity distance। ठीक है, R से इंफिनिटी तक ले जाने में कितना काम किया जा रहा है, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी तो आपको पता है, होती है 12mv²। अब आपको कुछ नहीं करना है, P की वैल्यू मिल गई, K की वैल्यू मिल गई, इन दोनों को ऐड कर दोगे तो आपकी टोटल एनर्जी आ जाएगी। ठीक है, इसमें थोड़ा सा आपको रीअरेंज करने की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पे आपका हो गया, जब इन दोनों को माइनस करोगे तो आपकी वैल्यू, फाइनल वैल्यू जो आएगी वो आप ये देखोगे कि E इक्वल्स टू -ZE², E², सॉरी दो दो बार E लिख दिया, है ना, M, और आपकी Z²E²M, 8 ε² H²N²। तो वहां रेडियस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी ऑर्बिट के, यहाँ आप देख रहे हो कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एन के। तो जैसे जैसे एन की वैल्यू आपकी क्या हो रही है, बढ़ रही है, एनर्जी आपकी कम हो रही है। ठीक है, इनके बीच में इनवर्स रिलेशन है। अब अगर आप यहाँ पर देखो कि ई की वैल्यू में क्या क्या कांस्टेंट है, तो आपको पता है कि सब चीज यहाँ पे कांस्टेंट है। देखो, जेड कांस्टेंट, ई कांस्टेंट है, एम कांस्टेंट है, नीचे सारे कांस्टेंट है एन को छोड़ के। तो आपकी जो लास्ट में वैल्यू आएगी वो देखो आपकी आएगी ये। तो आपको एनर्जी का फॉर्मूला ये वाला याद होना चाहिए। ठीक है, कौन सा?
ये -2.1 एनर्जी का फॉर्मूला होता है, -2.1 इंटू 10⁻⁻18 अपॉन n² और ये जूल्स में। तो एनर्जी और रेडियस अगर कैलकुलेट करने आता है तो आपको फॉर्मूले पता है अब। ठीक है, सिंपल है ये। यहाँ पर दिखाया हुआ है ना, अगर n = 1 है, 2 है, 3 है, तो क्या होगी एनर्जी की वैल्यू, जूल्स में आएगी। ठीक है, अब एक चीज और आती है यहाँ पर कि द सक्सेसिव डिफरेंस इन द एनर्जी वैल्यूज, जो इस टेबल की दी हुई है आपकी, उसमें आप देखोगे कि एनर्जी लेवल कैसे कैसे, जैसे जैसे हम दूर जा रहे हैं, शेल का नंबर 1 हो रहा है, 2 हो रहा है, तो इनकी वैल्यूज क्या हो रही है, पास पास, मतलब जो शेल है वो पास पास आ रहे हैं, है ना। और ये कब हो रहा है, एनर्जी लेवल्स आर डिक्रीज एट लोअर एन वैल्यूज। तो जैसे 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 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, जैसे जैसे एन की वैल्यू बढ़ रही है, एनर्जी कम हो रही है ना, एनर्जी डिफरेंस कम हो रहा है, मतलब शेल नंबर पास आ रहा है। इस फिनोमेना को हम कहते हैं कन्वर्जेंस ऑफ एनर्जी लेवल। ठीक है, तो 1 मार्क्स में अगर आपको आता है कि कन्वर्जेंस ऑफ एनर्जी लेवल क्या होता है, या आर और एनर्जी और के बीच में क्या रिलेशन है, तो ये आपको अब बन जाएगा। ठीक है, अब अपन आते हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पे। तो देखो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, जो स्पेक्ट्रम होता है वो क्या होता है कि वेन एवर वी पास एनी रेडिएशन थ्रू द प्रिज्म, है ना, और आपने सामने कुछ स्क्रीन लगा दी होती है, तो आपको क्या होता है कि इससे जितनी भी रेज डिफ्लेक्ट हुई वो आपको यहाँ पे कुछ लाइन के फॉर्म में, या बैंड के फॉर्म में, या बिल्कुल कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम के फॉर्म में दिखाई देते हैं। सो अब यहाँ पे अगर आप एटॉमिक स्पेक्ट्रम की बात कर रहे हैं, क्योंकि हम एटम पढ़ रहे हैं, तो वेनेवर एनी गैस या वेपर, किसी भी केमिकल सब्सटेंस को पास करते हो आप, अब यहाँ पे प्रिज्म की बात नहीं है, यहाँ पे हम गैस डिस्चार्ज ट्यूब से पास कर रहे हैं। स्पेक्ट्रोस्कोपी में प्रिज्म की बात होती है, तो यहाँ पे गैस डिस्चार्ज ट्यूब से जैसे ही पास करते हैं हम, तो जो लाइट एमिट होती है वो अलग अलग कलर्स में डिफ्लेक्ट हो जाती है। ठीक है, और जो स्पेक्ट्रा हमें मिलता है, पहले गैस डिस्चार्ज ट्यूब से पास किया, ठीक है, और हमें अलग अलग जो लाइट एमिट हुई वो अलग अलग कलर्स में कब डिस्पर्स हुई, जब बाद में प्रिज्म से पास हुई ये लाइट, तो ये आपको स्पेक्ट्रम मिला, है ना। अब ये जो स्पेक्ट्रम मिला ये लाइन स्पेक्ट्रम है। ठीक है, ये स्पेक्ट्रम जो आपको दिख रहा है, ये क्यों लाइन स्पेक्ट्रम है, क्योंकि इसमें पूरा बैकग्राउंड आपका डार्क रहेगा, बस लाइंस जो है आपको कलर्ड मिलेगी। फिर एक आता है कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा, इसमें आपको सिर्फ कलर्स मिलेंगे जो कि स्प्रेडेड होंगे। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में बैकग्राउंड पूरा कलर्ड होगा, लाइंस डार्क हो, ये तीनों में डिफरेंस है। अब अपन आगे चलते हैं कि ये, अब यहाँ पे क्या है कि हाइड्रोजन का पहले हमें लाइन स्पेक्ट्रम मिलता है, मतलब अलग अलग लाइंस मिलती हैं जो कि दूर दूर होती हैं थोड़ा, बट जैसे जैसे आप बाद हायर लेवल्स पे जाते हो, मैंने आपको क्या बताया, कन्वर्जेंस ऑफ एनर्जी लेवल होने लगता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि पहले लाइन स्पेक्ट्रम था अलग अलग लाइंस की, फिर वो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम के फॉर्म में चेंज हो जाता है। तो यहाँ कुछ आपको ये एटॉमिक स्पेक्ट्रम दिखाया हुआ है कि सबसे पहले आपको बाल्मर सीरीज है। अच्छा, एक क्वेश्चन ये आता है कि बाल्मर सीरीज आपको किस एटॉमिक स्पेक्ट्रम में किस पार्ट में मिलती है, तो वो आपको विजिबल पार्ट में मिलती है। ठीक है, पार्शियन सीरीज आपको इंफ्रारेड में मिलती है, ये दोनों तो याद ही कर लो, बाल्मर और पार्शियन। बाल्मर सबसे ज्यादा पूछा गया है। और फिर लाइमन है, तो लाइमन आपको यूवी में मिलती है। ठीक है, लाइमन यूवी में, बाल्मर विजिबल में। यूवी दो होते हैं, एक अल्ट्रावायलेट बस और एक विजिबल, और पार्शियन में इंफ्रारेड सीरीज मिलती है। अब आप देखोगे कि ये देखो, अगर इलेक्ट्रॉन, है ना, किसी भी लेवल से नीचे आ रहा है ना, मान लो कोई भी लेवल है, 4 है, 5 है, कुछ भी लेवल है, बट वो आके फर्स्ट लेवल पे आ रहा है, तो जो आपको सीरीज मिलेगी या एटॉमिक स्पेक्ट्रम में लाइंस मिलेंगी, वो लाइंस का नाम है लाइमन सीरीज।
अगर इलेक्ट्रॉन किसी भी लेवल से सेकेंड लेवल पे आता है, उन सीरीज का नाम है बाल्मर। अगर इलेक्ट्रॉन कहीं से भी जंप होके थर्ड पे आता है तो क्या है, पार्शियल ब्रैकेट। फिर अगर फोर्थ पे आता है तो पार्शियल, फिफ्थ पे आता है पिफर। ठीक है, तो ऐसे करके आपका सीरीज का नाम है लाइमन बाल्मर ब्रैकेट पार्शियन और पिफन। ठीक है, यही आपका हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम है, और ये टेबल पे बहुत अच्छे से दिया हुआ है कि N1 हर सीरीज के लिए फिक्स होगा। लाइमन के लिए N1 क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, इस डायग्राम में ना वही मैं देख रही थी, पार्शियन और ब्रैकेट गलत दिए हुए हैं। पार्शियन सीरीज पहले आएगी, पार्शियन थर्ड पे आती है। ओके, और ब्रैकेट आपकी फोर्थ पे है, फोर्थ शेल नंबर पे। तो N1 आपका फिक्स रहेगा। लाइमन के लिए 1 होता है, किसी भी लेवल से इलेक्ट्रॉन आ रहा है। N2 है, ये देखो, है ना, ये देखो, ये N1 है, ये N2 है आपका। तो अगर N2 से N1 में आ रहा है तो ये हमें लाइमन सीरीज मिलेगी, क्योंकि N1 हमारा फिक्स है जो कि फर्स्ट शेल है। ओके, हाँ डायग्राम में मिस्टेक है। और उसके बाद बाल्मर सीरीज जो है उसमें N1, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, कहीं से भी आएगा। अगर सेकंड लेवल पे आता है तो ये बाल्मर सीरीज होगी। अगर थर्ड पे आता है तो वो आपकी पार्शियल सीरीज हो गई। फिर ब्रैकेट, फिर पिफन। ठीक है, और इनकी ये लिखा हुआ है कहाँ कौन से रीजन में मिलती है। ये यूवी में मिलती है लाइमन, बाल्मर आपको विजिबल में मिलती है। हाँ, लाइमन आपकी यूवी में मिलती है, बाल्मर आपकी विजिबल में मिलती है, पार्शियल सीरीज आईआर में, फिर बाकी सारी आईआर रीजन में मिलती है। ठीक है, तो यहाँ से आपका ये था आपका एटॉमिक स्पेक्ट्रम हाइड्रोजन का। और अब आता है लिमिटेशंस। तो जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है, आ, वो बोहर ने दिया, एक्सप्लेन किया। उसके बाद जो बोहर की थ्योरी है उसके कुछ लिमिटेशंस थे। वो लिमिटेशंस क्या थे, तो देखो, सबसे पहले बोहर ने 3 चीजें एक्सप्लेन की। रिडबर्ग्स कांस्टेंट, अच्छा हाँ मैंने आपको रिडबर्ग्स कांस्टेंट नहीं बताया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, अगर आपको ना वेव नंबर कैलकुलेट करने आता है, वेव नंबर, तो वेव नंबर का फॉर्मूला होता है आर एच, जो कि रिडबर्ग कांस्टेंट है, 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। ठीक है, तो N1 मतलब जिसमें आ रहा है, N2 जहां से आ रहा है। ओके, तो N1 हमेशा फिक्स होगा, हमेशा फिक्स होगा। N2 आपका चेंज होता रहेगा। अभी मैं अगर आपको न्यूमेरिकल दिखाऊंगी तो आपको समझ आएगा। तो ये आपका रेडबर्ग्स कांस्टेंट में आर एच है। आर एच की वैल्यू होती है 1.0 इंटू 10⁻7 पर मीटर। ठीक है, ये रेडबर्ग कांस्टेंट है क्योंकि रेडबर्ग ने दिया था। नाउ अब मैं आपको बता देती हूँ कि इसके लिमिटेशंस क्या थे। फिर मैं एक दिन में आपको इसके न्यूमेरिकल्स बता दूंगी सारे। तो देखो लिमिटेशंस, रेडबर्ग वाला नहीं समझ आया, कौन सा समझ नहीं आया। हम्म, देखो, रेडबर्ग वाला क्या है कि मान लेते हैं कि ये न्यूक्लियस है, ये शेल है, ये रेडियस आर है। अब मैंने बोला आपको स्पेक्ट्रम है ना, हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे एटॉमिक स्पेक्ट्रम। तो स्पेक्ट्रम की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। क्या क्या होती हैं, ये वेव है एक, ये इसका क्या है, एम्पलीट्यूड है, ये इसकी वेवलेंथ है। ठीक है, तो वेवलेंथ है यहाँ पे। अब मैं बोलूं कि वेवलेंथ मतलब कि दो क्रेस्ट के बीच का, ये ऊपर वाला पार्ट क्रेस्ट होता है, नीचे वाला पार्ट ट्रफ होता है, या दो ट्रफ के बीच का डिफरेंस होता है वेवलेंथ। ठीक है, अब मैं बोल रही हूँ कि वेवलेंथ का इनवर्स होता है वेव नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये न्यू बार लिखा हुआ है ये वेव नंबर होता है। अब अगर आप इसको न्यू बार की जगह 1/λ कर देते हो और r=1 n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर करते हो, तो ये गलत है क्या, ये गलत नहीं है। क्यों गलत नहीं है, कि वेव नंबर 1/λ होता है। तो अगर आपको क्वेश्चन आता है वेव नंबर निकालो तो आप वेव नंबर निकालोगे, अगर आपको आता है वेवलेंथ निकालो तो आप 1/λ पुट कर दोगे। ओके,
तो जो फॉर्मूला दिया गया, ठीक है, रिड्स का कॉम्बिनेशन कहते हैं इसको। रिड्स साइंटिस्ट थे, उन्होंने जब एक्सपेरिमेंटली स्पेक्ट्रम को देखा तो उन्होंने कुछ एनालाइज किया, उसके बाद उन्हें फॉर्मूला निकाला। तो फॉर्मूला उन्होंने ये दिया, ठीक है, एम स्क्वायर और एन स्क्वायर कहा, जहाँ पे एम और एन इंटीजर है। बट हम इन एम और एन को यूज नहीं करते, हम एन यूज करते हैं। एन क्या है? शेल नंबर है। अब ये डिराइव कैसे होता है? तो डिराइव ऐसे होता था कि E1 की एनर्जी, एनर्जी का फॉर्मूला आपको पता है, उसमें एन इनवर्सली प्रोपोर्शनल था एनर्जी से। एक बार N1 ले लिया, एक बार N2 ले लिया, इन दोनों को माइनस कर दिया, E2 माइनस E1, तो हमें एनर्जी डिफरेंस मिल गया। एनर्जी डिफरेंस मिला तो बस सब कुछ कांस्टेंट है, सब कुछ कॉमन आ गया। सब कुछ कॉमन आ गया। चेंज क्या था? N1 और N2 बस चेंज था। तो जैसे ही आप माइनस करोगे E2 माइनस E1, E2 ऑलरेडी माइनस में है, माइनस और माइनस N1 प्लस हो जाता है। तो बाद में इसलिए N1 यहाँ पे प्लस में है और N2 माइनस में है, और पूरा फॉर्मूला पॉजिटिव में है, इन शॉर्ट। अगर अभी मैं डिटेल में बताऊंगी तो इसका आता नहीं है, इसलिए मैं आपको फॉर्मूला बस बता रही हूँ। तो यहाँ पे क्या हुआ कि एनर्जी आ गई। अब हमें क्या चाहिए? वेव नंबर चाहिए। तो वेव नंबर का फॉर्मूला होता है Hc, है ना? ये हो गया फॉर्मूला। तो डेल्टा E अपॉन Hc रखोगे, तो ये जो कांस्टेंट आया, ये कांस्टेंट रिडबर्ग कांस्टेंट के नाम से जाना जाता है, जिसकी वैल्यू होती है 1.0 इंटू 10 टू द पावर 8, सॉरी 7 पर मीटर। ठीक है, तो ये आपका रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू है। अब इससे क्या होता है? न्यूमेरिकल्स आते हैं। फॉर एग्जाम्पल कैसे आते हैं? इफ इलेक्ट्रॉन इज एक्साइटेड फ्रॉम N1 to N2, कैलकुलेट द एनर्जी डिफरेंस। एनर्जी डिफरेंस नहीं आएगा, आपको आएगा कैलकुलेट द वेव नंबर या कैलकुलेट द वेव लेंथ। तो बस इस फॉर्मूले से वो कैलकुलेट होगी, मैं ये बता रही हूँ। तो इस पे न्यूमेरिकल्स आते हैं। अभी आया समझ में? हाँ। अब जैसे आता है कि शेल नंबर, इलेक्ट्रॉन इज कमिंग बैक फ्रॉम एन सेकेंड टू फर्स्ट शेल। तो सेकेंड टू फर्स्ट शेल मतलब फर्स्ट में आ रहा है, तो N1 आपका फर्स्ट हो जाएगा, N2 आपका सेकेंड रहेगा। ठीक है। हाँ, मैं बताती हूँ, आगे आगे न्यूमेरिकल आएगा तब मैं आपको बताती हूँ। तो देखो, बोहर्स की लिमिटेशन क्या थी कि बोहर ने सिर्फ सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम एक्सप्लेन किया। उसने सिर्फ सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज जो होती हैं उनका इलेक्ट्रॉन एक्सप्लेन किया। हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन है, 1 प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है ही नहीं, है ना? अगर हीलियम है, हीलियम का स्पेक्ट्रम नहीं एक्सप्लेन कर पाए। कोई और एटम है, उसका एक्सप्लेन नहीं कर पाए क्योंकि हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये सिर्फ किसका एक्सप्लेन कर पाए? सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज का। मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीशीज का स्पेक्ट्रम बोहर ने एक्सप्लेन नहीं किया, तो एक ये लिमिटेशंस होते हैं उनके। ठीक है। फिर दिस थ्योरी डज नॉट एक्सप्लेन कि हाउ मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम एटम। एटम से मॉलिक्यूल कैसे बन रहा है, ये थ्योरी, बोहर की थ्योरी ने एक्सप्लेन नहीं किया। इलेक्ट्रॉन की आगे आप पढ़ोगे तो पार्टिकल नेचर, वेव नेचर दोनों होता है। वेव नेचर एक्सप्लेन नहीं कर पाए। फिर क्या हुआ कि बोहर की थ्योरी ने एंगुलर मोमेंटम, इनके अकॉर्डिंग, बोहर की थ्योरी के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम जीरो नहीं हो सकता। बट आगे आप पढ़ोगे यूनिट 2 में, उसमें आपको पता चलेगा कि एंगुलर मोमेंटम इलेक्ट्रॉन का जीरो होता है। ठीक है। फिर क्या बताया कि अभी जैसे मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रॉन के दोनों नेचर होते हैं, वेव और पार्टिकल, ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए। एक और चीज जो एक्सप्लेन नहीं कर पाए वो ये थी कि बोहर ने कहा कि इलेक्ट्रॉन स्टेशनरी ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं जिनकी एनर्जी फिक्स है, एंगुलर मोमेंटम MVR है। अब क्या बोला? द पाथ ऑफ दिस ऑर्बिट कैन बी नोन ओनली इफ वी नो द पोजीशन एंड द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन आपका ऐसे ही पाथ में रिवॉल्व कर रहा है, ये चीज तभी पता चल सकती है जब पोजीशन और वेलोसिटी पता हो हमें इलेक्ट्रॉन की, कि इलेक्ट्रॉन कहाँ घूम रहा है, किस वेलोसिटी से घूम रहा है। बट बोहर ये चीज नहीं बता पाए। ठीक है, कि
ये चीज हमें तभी पता चल सकती है कि अगर हमें पोजीशन और वेलोसिटी दोनों पता हो। बट बोहर ने ये चीज नहीं बताई। इट इज therefore assumes that the accurate and simultaneous determination of velocity and the position of electron, है ना। बट इस assumption की कोई कंफर्मिटी नहीं थी। और एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट जो था वो वेव नेचर एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। तो आगे श्रोडिंगर ने इलेक्ट्रॉन के वेव नेचर को एक्सप्लेन किया, और डुअल नेचर को भी आगे आप पढ़ोगे क्वांटम मैकेनिक्स में, डुअल नेचर को एक्सप्लेन किया गया। और एक और चीज जो एक्सप्लेन की गई वो थी हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, जो कि ये बताता है कि पोजीशन और वेलोसिटी दोनों एक साथ डिटरमाइन नहीं हो सकती। अगर आपको उसकी पोजीशन पता है, वेलोसिटी नहीं पता होगी, वेलोसिटी पता है, पोजीशन नहीं पता होगी, ऐसा हाइजेनबर्ग ने कहा। और इसको प्रूफ भी किया हाइजेनबर्ग ने। बट बोहर ने क्या कहा कि दोनों चीजें पता होंगी तभी आपको इसका पाथ पता होगा। तो ये इसकी लिमिटेशंस थी 4-5। बट अभी भी इनका मॉडल बहुत फेमस है और बहुत एप्लीकेबल है। ठीक है, तो इतना आपके लिए सफिशिएंट है। एक दिन मैं आपको इसके पूरे न्यूमेरिकल्स बता दूंगी जो आते हैं एग्जाम में। और एक चीज और है जो कि क्वांटम नंबर्स, ठीक है, क्वांटम नंबर्स बता दूंगी। सो मीटिंग 2 मिनट में खत्म होने वाली है। अगर कोई क्वेश्चंस है, कुछ समझ नहीं आया तो मुझे बता दो, तो अपन फिर परसों पढ़ लेंगे, या जो पढ़ना है वो परसों बता दो, पढ़ा दूंगी मैं। सोमरफील्ड मॉडिफिकेशंस उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट मैं बता दूंगी। उन्होंने कुछ मॉडिफाई नहीं किया, उन्होंने बस ये बोला था, अभी बता देती हूँ, कि जो बोहर ने कहा कि वो स्फेरिकल ऑर्बिट है, मतलब सर्कुलर टाइप है ना ऑर्बिट, उसमें घूमते हैं। बट सोमरफील्ड ने कहा कि वो स्फेरिकल ऑर्बिट्स में नहीं घूमते, जो ऑर्बिट है वो इलेप्टिकल होता है, उसमें घूमता है इलेक्ट्रॉन। बस उनने यही कहा था। ओके, और इसी का उनने मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दिया था। हाँ, सो परसों अपन मिलते हैं, परसों पढ़ेंगे। क्या पढ़ना है बता दो।